हेलो पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम द पढ़ंतु क्लासेस में CGPSC ACF रेंजर एग्जामिनेशन 2020 की तैयारी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर निमेश कुमार शर्मा और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर सीरीज़ को। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ACF रेंजर एग्जामिनेशन 2020 की सारे सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी आप घर बैठे ही कर सकें, बिल्कुल, वो भी पूर्णतः बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस देखा था और साथ ही साथ हम औसत के प्रश्नों का हल भी किए थे। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा एग्जामिनेशन में। CGPSC, CG व्यापम, जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रपोर्शन। ठीक, तो पहले आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुपात समानुपात है क्या। तो अनुपात जो है वो दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करने पे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए, अनुपात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे A, B और C तीन व्यक्ति हैं। ठीक है, A के पास है 100 रुपये, B के पास है 200 रुपये और C के पास है आपका 300 रुपये। अब यदि इनकी तुलना कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, देखिए इकाई समान होना ज़रूरी होता है, ये ध्यान पे रखेंगे। अलग अलग इकाई होने पर जो तुलना है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। तो अनुपात समानुपात में इकाई जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, सजातीय राशि कहते हैं इसे। तो अब देखिए 100, 200 और 300 रुपये, तो B के पास जो है वो A से 2 गुना पैसे हैं और C के पास A के कंपैरिजन में 3 गुना पैसे हैं। तो अनुपात में लिखा जाएगा इसे 1:2:3, यानी A के पास जितने रुपए हैं उससे 2 गुने रुपए B के पास हैं और A के पास जितने रुपए हैं उससे 3 गुने रुपए किसके पास हैं? C के पास है। तो इस तरीके से ये जो साइन है ये अनुपात को प्रदर्शित करता है, 1:2:3। ठीक है, ये तुलना हो गई। ठीक है, तो ये 3 व्यक्तियों की तुलना हो गई। ऐसे ही 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति इसकी तुलना कर सकते हैं। अलग अलग तुलना करें तो अनुपात के संख्या मान में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लो A और B की हम तुलना करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1:2, और यदि हम B और C की तुलना करते हैं तो B और C की तुलना करने पर हमको मिल जाएगा, देखिए 2:3। क्लियर हो गई बात? 2:3 मिल जाएगा। ये बीच वाली संख्या B अभी यहाँ पर समान है, पर कुछ केसेस में ये परिवर्तित भी हो सकती है, अलग भी मिल सकती है। कैसे? यदि A के पास है 100 रुपये, यदि B के पास है 200 रुपये और यदि C के पास है 600 रुपये। अब इस स्थिति में देखें कि A और B का जो अनुपात है वो 1:2 है, वो तो ठीक है, लेकिन B और C का हो जाएगा 2:6, जो कि और हल हो सकता है। 2 से दोनों संख्याएं भाग जा सकती हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा कितना? 1:3। तो अब इसका मतलब क्या होगा ये समझ लेते हैं। यानी B की तुलना में C के पास 3 गुने पैसे हैं। B की तुलना में C के पास जो है वो 3 गुना पैसा है। ठीक है, 1:3, 3 गुना पैसा है इसके पास। A की तुलना में B के पास जो है वो 2 गुने और B की तुलना में C के पास 3 गुने पैसे हैं। क्लियर हो गई बात? 1:3। तो अब जब ऐसी स्थिति आती है प्रश्न में कि देखिए दोनों में एक व्यक्ति कॉमन है B, लेकिन उसका अनुपात का संख्या वाला जो मान है वो अलग अलग हुआ। A के साथ तुलना में 2 आ रहा है और C के साथ तुलना में वो 1 हो गया, सरल होने के कारण। तो जब यदि हमें प्रश्न में ये मूल संख्या न दे करके, जो एक्चुअल वैल्यू है ये ना दे करके आपको यदि इस प्रकार दे दिया गया कि भाई A अनुपात B जो है
और B अनुपात C जो है उसके मान अलग अलग हमको दे दिए गए, एक अनुपात 2 दे दिया गया A अनुपात B, और 1:3 दे दिया गया B अनुपात C। तो अब इस परिस्थिति में हमें A, B और C तीनों की तुलना पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए A की एक वैल्यू, C की एक वैल्यू है, लेकिन B की 2 अलग अलग वैल्यू दिख रही है। तो हम तीनों की तुलना में हम क्या पाएंगे, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा उत्तर 1:2:6 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम 2 या 2 से अधिक अनुपातों को एक एक करके मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ गुणा कर देंगे हम, 1 का गुणा 1 से कर देंगे, 1 का गुणा 2 से कर देंगे, और वैसे ही 2 का गुणा 3 से कर देंगे। क्लियर होगी बात। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 और 3 का गुणा 6। तो 1:2:6। इस प्रकार से हम 2 या अधिक अनुपातों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, और हम उसका कंप्लीट आंसर बता सकते हैं। अब देखिए दो व्यक्तियों की तुलना अनुपात के रूप में दी गई थी, लेकिन अब हम इस डाटा की सहायता से, इस संख्या की सहायता से, इन अनुपातों की सहायता से हमने तीनों व्यक्तियों का अनुपात निकाल लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अनुपातों को आपस में मिला सकते हैं। अनुपातों को जब हम मानते हैं किसी संख्या राशि के रूप में, तो हमेशा याद रखिएगा x लगाकर माना जाता है सुविधा के लिए। जैसे 1:2:3 है, तो इसे मानेंगे 1x रुपये है, B के पास 2x रुपये है, और C के पास 3x रुपये है, ऐसा माना जाएगा प्रश्न को हल करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अनुपात के रूप में इसे लिखें तो इसका मान ना बदले, x कैंसिल आउट हो जाए, x से भाग देने पर वापस हमको यही क्वांटिटी मिल जाए। ठीक है, और पहले मैं बता चुका हूँ इकाइयाँ समान होती हैं, तो ये भी एक कारण है कि इन सभी को क्या किया जाता है, x राशि के साथ में लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात। तो तुलना करने पर जो संख्याएं मिलती हैं वो अनुपात के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए हुए हैं, उनको आपस में मर्ज किया जा सकता है, मिलाकर लिखा जा सकता है इस विधि के द्वारा। ठीक है, और एक्चुअल में ये बताता क्या है, ये एक एक व्यक्ति का हिस्सा बताता है कि कितना हिस्सा संख्यात्मक रूप से उस व्यक्ति के पास है, ये अनुपात प्रदर्शित करता है। तो चलिए, ये बेसिक कंसेप्ट था अनुपात का। और समानुपात यानी 2 अनुपात जब समान होंगे तब उसको समानुपात कहेंगे। समानुपात और कुछ नहीं है, 2 अनुपात जब समान होंगे तब उसको समानुपात कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसका जो बेसिक नोटेशन है, A:B समानुपात में 2 अनुपात के चिन्ह एक साथ उपयोग होंगे, C:D। जैसे इसका मतलब बराबर होगा ना, जैसे कि आप समझ लीजिए 20:40 मैंने लिखा, और C:D को मैंने लिख दिया 80:160। तो ओवरऑल ये सरल करने पर क्या आएगा, ये आएगा 1:2, और ये भी आ जाएगा 1:2। तो देखिए इनके अनुपातिक मान क्या है, आपस में समान है। तो ऐसे ही संख्या को क्या कहा जाता है, समानुपात। ठीक है, इसमें 4 राशियों का उपयोग होता है कम से कम समानुपात के लिए, और इसमें मिनिमम हमको अनुपात के लिए कितनी चाहिए, 2 क्वांटिटी चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, 2 संख्या चाहिए। क्लियर होगी बात। चलिए प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न एक पैटर्न का है। अभी मैंने आपको अनुपातों को साथ लेकर लिखना सिखाया, कैसे साथ में मर्ज करेंगे ये बताया। तो देखिए पहले वाले में दिया है A:B 5:6 दिया है, 5:6। B:C जो है वो 7:8 दिया है, 7:8 दिया हुआ है। तो हमें A:B:C का मान बताना है। तो सिंपली हमको करना क्या होगा, A, B और C, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। A:B कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:6। B:C कितना दिया हुआ है, 7:8। एक और शॉर्टकट देख लीजिए, ये तो मैंने बताया ही है कि इस तरीके से 5 का 7 से गुणा, 7 का 6 से गुणा ये करेंगे। और एक शॉर्ट तरीका ये है कि जो संख्या, जो स्पेस खाली है, वहाँ आखिरी संख्या, जो भी बिल्कुल बाजू वाली संख्या उसको लिख लीजिए। जैसे 6 है यहाँ पे, तो यहाँ बाजू वाली संख्या मतलब ये 7 है, और लिख के इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 5 सत्ते कितना हो गया आपका, 35 हो गया। 6 सत्ते कितना हो गया आपका, 42 हो गया।
और 6 अट्ठे कितना हो गया आपका 48 हो गया। तो 35:42:48। अब और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग दे दे। 35, 42, 48 तीनों किसी एक संख्या के पहाड़े में आते नहीं हैं। इसका मतलब यही सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू है, सरलतम रूप है। यदि ऐसी संख्या होती तीनों कि किसी एक संख्या से भाग जा सकती तो इसको एक बार और सरल कर देते। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है। वैसे ही दूसरा प्रश्न भी है, दूसरा प्रश्न भी देख लें। ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना है। संख्या पहली वाली दी हुई है 7:9। ये 7:9 हो गया। 9 को और एक बार रिपीट करके लिख देते हैं, पहली लाइन हमारी खत्म। बी अनुपात सी 3:5 है और अंतिम संख्या 3 है, तो इसको एक बार और रिपीट करके लिख देते हैं। अब गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 7 तिया मिल गया हमको 21, 9 तिया हमको मिल गया 27 और 9 पंचे हमको मिल गया 45। ठीक है। अब देखिए जो संख्या हमको मिली है, क्या संख्या हमको मिल गई है? हमको मिला है 21, हमको मिला है 27 और हमको मिला है 45। ये संख्या और सरल हो सकती है। ये तीनों संख्याएं 3 से भाग जा सकती हैं। तो एक बार भाग दे देते हैं। 3 सत्ते 21 हो गया, 3 निया 27 हो गया और ये 3 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। ठीक है। तो पहला ही वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया 7:9:15 हो गया। ये क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तीसरा प्रश्न जो है वो आप सेल्फ ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप ट्राई करके देखेंगे। अब देखिए अगले पैटर्न पे चलते हैं। अब देखिए शब्दों के रूप में हमें अनुपात का सवाल दिया है। दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। दोनों संख्याओं में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। पहले इसका सामान्य तरीका देख लेते हैं सॉल्व करने का। मैंने आपको बताया था कि x लगाकर ही अनुपात को माना जाता है। तो संख्या को हम मान लेते हैं 4:5 यानी 4x और 5x। ठीक है। दोनों संख्याओं में कितने की वृद्धि करने की बात हो रही है? 3 की वृद्धि करने की बात हो रही है। तो इसमें भी 3 की वृद्धि कर दीजिए और नीचे वाले में भी 3 की वृद्धि कर दीजिए। ऐसा करने से जो अनुपात है वो क्या हो जाता है? 7:8 यानी 7/8। ये हमारा जो है एक्सप्रेशन बन गया। अब इसी को हल करने से हमें संख्या x की वैल्यू मिल जाएगी। उस x की वैल्यू को 4 और 5 में गुणा करेंगे तो हमको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। क्लियर हो गई बात? या ये भी कर सकते हैं कि हम सीधे सीधे देखें। शॉर्ट मेथड ये है कि सीधे सीधे देखें। यदि ये जो वृद्धि करके बताया जा रहा है संख्या में बिल्कुल समान अंतर आ रहा है तो सीधे सीधे भी संख्या मिल सकती है। तो चलिए पहले इसको हल कर लें, फिर शॉर्ट मेथड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे तिर्यक गुणा। इसको हल करने के लिए तिर्यक गुणा कर दे। तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32x हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंचे 35x हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा। संख्या को संख्या की तरफ ट्रांसफर करते हैं, x वाले को x वाले की तरफ, प्लस है माइनस होगा। 35 में से 32 गया हो जाएगा आपका 3x और वैसे ही 24 में से 21 गया आपका हो जाएगा 3। तो x बराबर मिल गया 1। इसका मतलब 4x बराबर 4 हो जाएगा। 4x मतलब आपका 4 हो गया और 5x मतलब आपका 5 हो गया। तो 4 और 5 ही वो संख्याएं होंगी। अब जो मैं कह रहा था आपको शॉर्ट मेथड वो ये है कि देखिए 4:5 और 7:8 हो जाता है। अंतर कितने कितने का है? 3 का अंतर है, बिल्कुल बराबर अंतर है। तो यहाँ से सीधा सीधा 3 अनुपात बराबर हो गया आपका, 3 की वृद्धि हो रही है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1। वही वाली बात आ गई। मतलब x का मान जो है वो 1 हो गया, 1 अनुपात का मान 1 आ गया। तो वही आ जाएगा 4 और 5। तो ये आपका उत्तर हो गया C, 4 और 5। समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न देखिए। 520 रुपए को A और B में इस प्रकार हमको बांटना है कि उनके हिस्सों का अनुपात 8:5 हो जाए। ठीक है। तो अब ये देखिए कि यानी कुल मिला के बात क्या हो रही है? A और B में बांटना है 520 रुपए को। A B और A का हिस्सा 8 हिस्सा, B का हिस्सा 5 हिस्सा, यानी ओवरऑल देखिए कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 8 और 5 13 हिस्से करने पड़ेंगे। 8 + 5 520 रुपए के 13 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, जिसमें से 8 भाग किसको दे देंगे? हम A को दे देंगे और 5 हिस्सा किसको दे देंगे? B को।
कुल मिला के कितने हिस्से करने हैं? 13 हिस्से। तो 13 अनुपात बराबर कितना हो गया? 13 अनुपात बराबर हो गया 520 हो गया। यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? तो 1 अनुपात बराबर आपका हो जाएगा 13 चौक 52 यानी 40 रुपए हो गया। ठीक है, या 40 हो गया। ठीक है, 1 अनुपात बराबर आपका 40 हो गया। तो अब इसका मतलब हो गया 8 हिस्सा देना है मेरे को ए को। तो ए को मेरे को 8 हिस्सा देना है, इसलिए 8 गुणित 40 हो जाएगा यानी 320 रुपए हो गया। और बी को मुझे देने हैं कितने हिस्से? 5 हिस्से देने हैं। तो 5 गुणित कितना हो गया? 40 हो गया। और 5 गुणित 40 मतलब कितना हो गया आपका? 200 हो गया। तो 320 और 200 और टोटल भी करेंगे तो कितना आ जा रहा है आपका? 520 आ जा रहा है, जितना रुपए हमको बांटा जाना था। क्लियर हो गई बात? तो 320 और 200 देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 520 रुपये को 2 भागों में हमने बांट दिया इस तरीके से कि 8 हिस्सा किसके पास चला गया? ए के पास। 5 हिस्सा किसके पास चला गया? बी के पास। ठीक है, टोटल 13 हिस्से होने थे। 13 हिस्सों को हमने बराबर कर दिया, कुल रुपए के एक हिस्से का हमने वैल्यू निकाल लिया और ए और बी के अनुपात के मान के साथ गुणा करके हमने दोनों की वैल्यू पता कर ली। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और संख्याओं का अनुपात बता दिया है 1:5। तो संख्याओं का अनुपात बता दिया है तो पहले तो मान लेते हैं कि मान लीजिए पहली संख्या 1x है, दूसरी संख्या कितनी है? 5x है। ये हमने मान लिया। दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 320। दोनों को गुणा कर लेते हैं और गुणा करके किसके बराबर रख देते हैं? 320 के बराबर रख देते हैं। तो ये x² हो गया और 320 को हमने भाग दे दिया किससे? 5 से भाग दे दिया। इधर गुणा में था 5, 5 एकम 5, ये ट्रांसफर हो गया, भाग में चला गया। 5 से 5 छक्के 30 और 5 चौक 20, x² बराबर 64 आ गया। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 का वर्ग 64। x की वैल्यू 8 ये पता लग गई। ठीक है, तो 8 पता लग गई। तो अब आपका काम क्या है? इसके साथ गुणा कर दीजिए। तो 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 × 8, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका दूसरा वाला? 5 × 8, ये आपका 40 हो गया। अब इनके वर्गों का अंतर हमको लेना है। वर्गों का अंतर ले लेते हैं। 40 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हो गया 1600 और 1600 में से घटा देंगे कितना? 64। तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 1536। ये हमारा उत्तर हो गया 1536। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हमने ले लिया। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाए हैं क्योंकि ऑप्शन में दिए गए सारे उत्तर धनात्मक है, यानी बड़े में से छोटे को ही घटाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, आय और खर्च वाला जो प्रश्न है वो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैं आपको जितने भी यहाँ प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी सीजी व्यापम या CGPSC रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रश्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमको 2 फायदे हैं। एक तो एग्जाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पता लग रहा है, साथ में एग्जामिनेशन में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपात और समानुपात में बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे तरीके संभव हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे स्टेट के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो पैटर्न चला आ रहा है उसके अनुसार हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी है। क्लियर हो गई बात? चलिए, राम और श्याम की इनकम, आय का अनुपात 3:2 है। यानी राम की सैलरी और श्याम की सैलरी को जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमको 3:2 मिल रहा है। और इनके खर्च का अनुपात 2:1 है। ये खर्च है, व्यय या खर्च। और इनकी बचत भी बताई गई है, 4000 रुपये दोनों बचत करते हैं। ठीक बात है। तो एक नॉर्मल सी चीज़ अपन समझते हैं कि भाई मान लीजिए 100 रुपये आय है और उसमें से जो है 40 रुपये वो यदि बचत है, तो भाई आय में से बचत घटा देते हैं तो बाकी क्या हुआ? बाकी ये खर्च है आपका। ठीक है ना भाई? आय इनकम है, ये मान लो मेरी बचत है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा? वो खर्च हो गया। मतलब तो आय ऋण बचत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। ये बिल्कुल, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक कंसेप्ट है जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 100 रुपये मेरे पास हैं थे और उसमें से अभी मेरे पास 40 रुपये बचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में से 40 रुपये बचे मेरे पास हैं, 60 रुपये नहीं है, यानी वो 60 रुपये खर्च हो गए। ये एक सामान्य सा कंसेप्ट है, इसी का उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं।
तो देखिए राम और श्याम के लिए हमको आय, बचत और खर्च से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। प्रत्येक की बचत 4,000 रुपये है, तो ये रुपए में दिया है बचत, लेकिन आय जो है उसको हमको अनुपात पे दिया हुआ है। तो हम क्या काम कर लेते हैं कि ये जो 3:2 दिया है, इनके आय को 3x और 2x मान लेते हैं। तो ये 3x और 2x पहले तो हमने मान लिया, ठीक है। 3 और 2 रुपए नहीं होंगे, लेकिन इस अनुपात में होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई बचत ही 4,000 रुपये है, मतलब ये संख्या ऐसी होगी जो 4,000 रुपये से बड़ी होगी। दोनों का वेतन 4,000 रुपये से तो अधिक होगा ही, ठीक। तो देखिए 3:2 को हमने मान लिया 3x और 2x। अब बचत को इसमें से घटाना है, तो यहाँ से भी 4,000 रुपये हमने घटा लिए और यहाँ से भी हमने 4,000 रुपये घटा लिए। आय ऋण बचत हो गया। खर्च भी अनुपात में दिया है, तो खर्च दिया है 2:1 के अनुपात में, तो ये 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। क्लियर होगी बात। तो अब देखें कि यहाँ पर 3x ऋण 4,000 बटे 2x ऋण 4,000 बराबर 2/1। अच्छा, अब बात आती है, एक और आपको डाउट हो सकता है कि भाई ये अनुपात था, हमने इसको x के रूप में लिखा, खर्च को हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसके बाद और आगे समीकरण का कोई भाग नहीं है, तो मैं यदि यहाँ कोई संख्या साथ में ले भी लूँ तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे मान लो मैं 2:1 को x तो मैं ले चुका, मान लीजिए इसके लिए मैं y ले लेता हूँ, खर्च जो है वो 2y और 1y है, तो भाग दूंगा तो y से y तो कैंसिल हो ही जाएगा, यानी ओवरऑल मेरे पास बचेगा क्या, 2/1। क्लियर हो गया। अब आइए इसको हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जो पैटर्न, जो तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, 1 से गुणा करेंगे, एज इट इज रहेगा। 3x ऋण 4,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4x और 2 चौक 8,000। संख्या को एक तरफ कर देते हैं और x वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो ये मेरे को मिल जाएगा कितना, 4x में से 3x गया, x बच जाएगा और इधर 8-8,000 इधर आएगा, प्लस 8,000 हो जाएगा, तो ये 8,000 माइनस 4,000 मतलब ये कितना हो गया, 4,000 हो गया मेरे पास। x की वैल्यू पता लग गई। अब आय का अनुपात था क्या, 3 और 2, और पूछा क्या, केवल राम किया है, राम यानी पहली वाली वैल्यू यानी 3, तो कितना हो जाएगा, इसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा करेंगे तो आपको मिल गया कितना, 12,000, ठीक है। तो ये जो है पहला वाला जो ऑप्शन है यही होगा, राम की आय। यदि पूछा जाता श्याम की आय कितनी है तो 2 से गुणा करते, तो 2 चौक 8,000, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये श्याम की आय हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो राम की आय है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 प्रतिशत में और भिन्न में दिया हुआ है। 60%, हमको पता है प्रतिशत का अर्थ होता है 100, तो a का 60% यानी a इंटू 60/100, ये लेफ्ट साइड हुआ, और b का 3/4 यानी b इंटू 3/4। हमें चाहिए a अनुपात b, या मैं कहूँ a/b, ठीक। b को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड और संख्या को ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया a/b, ये 3/4 तो ऑलरेडी इधर ही था, इंटू ये हो गया 100/60। क्लियर है। इसको थोड़ा यदि और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20×3=60 और 20×5=100, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और इजीली आपको क्या मिल गया, 5:4। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CGPSC के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। देखिए दिया क्या है, 5,783 रुपये। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें आपको मिलेगा। 5,783 रुपये है, इसको राम, श्याम और अशोक के बीच बांटा जाना है। 3 व्यक्तियों को बांटा जाना है, किसको किसको, राम को देना है, श्याम को देना है और अशोक को देना है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इनको जो भी हिस्सा दिया जाना है, एग्जैक्ट हिस्सा नहीं पता, पहली बात तो ये है, ठीक है। इसको कितना हिस्सा मिलेगा ये नहीं पता, इसको कितना रुपए दिया गया था वो भी नहीं पता, इसको कितना रुपए दिया गया वो भी नहीं पता। राम, श्याम और अशोक के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, कि
कि यदि उनके हिस्सों से क्रमशः 28 रुपये, 37 रुपये और 18 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनकी राशि का अनुपात 4:6:9 हो जाता है। देखिए, कम करने की बात हुई है, कितने हिस्से 5,783 रुपये में से राम, श्याम और अशोक को कितने रुपए दिए गए नहीं बताया गया, अनुपात में कितना दिया गया वो भी नहीं बताया। ठीक है, दिए गए हिस्सों से कितना कम किया गया और कम करने के बाद बचे हुए रुपए का क्या अनुपात है वो बताया गया। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, ये राशि हमको नहीं पता कितना मिला, कितना कम किया गया, इससे 28 रुपये कम किया गया, दूसरे वाले से 37 रुपये कम किया गया, तीसरे वाले से 18 रुपये कम किया गया। कम करने के बाद जो क्वांटिटी मिली, कम करने के बाद जो क्वांटिटी मिली वो क्वांटिटी का अनुपात हमको दिया गया है। ये वाली भी क्वांटिटी भी नहीं पता, इसका अनुपात दिया है 4, 6 और 9, 4:6:9 ये दिया गया है। ठीक हो गई बात, ये हमें दिया गया है। तो अब देखिए, और उसके बाद आखिरी में हमको पूछा गया है राम का हिस्सा। राम का भी पूछा जा सकता है, श्याम का भी पूछा जा सकता है, अशोक का भी पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे, हम तीनों ही निकाल लेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आइए देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, 5,783 रुपये है, तो तीनों को जितना भी हिस्सा मिला होगा उसका टोटल तो 5,783 होगा, ये तो हमको पता है, अलग अलग नहीं पता, लेकिन तीनों का जो टोटल हिस्सा होगा वो टोटल तो 5,783 होगा। और माइनस करने के बाद ये जो बचा हुआ भाग है यहाँ कितना होगा, तो इनको जोड़ लेते हैं, 28, 37 और 18, तो 8, 7, 15 और 8, 23 का 3 हो गया, 2, 2, 4, 3, 7 और 1, 8, यानी ये ओवरऑल तीनों का मिला के कितना रुपए कम हो रहा है, 83 रुपये, यानी बचा 5,700 इतना होगा। तीनों का बचा हुआ हिस्सा 28, 37 और 18 रुपये कम कर देने के बाद 5,783 में से 83 रुपये कम हो जाएंगे और 5,700 रुपये बचेंगे। एक बात क्लियर हो गई। अब ये 5,700 रुपये का क्लासिफिकेशन पता है कि ये 4:6:9 के अनुपात में हो, अनुपात है तो 4, 6, 10 और 9, 19 हिस्से बराबर 5700। तो एक अनुपात का मान हमको पता लगने वाला है, 19 अनुपात या 19 हिस्से बराबर हो गया आपका 5700 या 5,700, यानी एक अनुपात का मान कितना हो गया, एक अनुपात बराबर हो गया 19 या 57, यानी 300 रुपये हो गया। क्लियर हो गई बात। 1:300 यानी 4 अनुपात क्या हो गया, एक अनुपात यदि 300 है तो 4 अनुपात कितना हो गया, 1200। ठीक बात है। 6 अनुपात कितना हो गया, 6 तिया 1800, और 9 अनुपात यानी 9 तिया कितना हो गया, 2700। क्लियर हो गई बात। और ये तो 28, 37 और 18 रुपये कम करने के बाद थे, तो 28 रुपये कम करने के पहले एक्चुअल में कितना, 1228 रुपये मिले थे राम को, 1837 रुपये दिए गए थे श्याम को, और 2,718 रुपये दिए गए थे किसको, अशोक को। अब ये टोटल करके देख लीजिए, 8, 7, 15 और 8, 23, 3 आ गया, 2, 2, 4, 3, 7 और 1, 8, ये 8 आ गया, और उसके बाद 2, 8, 10 और 7, 17 का 7 आ गया, 1, 1, 2, 1, 3 और 2, 5, 5,783 आ गया। तो मतलब शुरुआत में राम को 1,228 रुपये, श्याम को 1,837 रुपये, अशोक को 2,718 रुपये दिए गए थे, जिसमें से 28, 37 और 18 रुपये कम करने के बाद 1200, 1800 और 2700 रुपये बच रहे थे तीनों के, और इन्हीं का अनुपात 4:6:9 ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया था क्वेश्चन में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छे से आप देख लीजिएगा, CGPSC के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, और इस पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो देख करके सीधा सीधा अनुपात का ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये पटवारी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CG व्यापम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। XY को 2000 मीटर की रेस में 200 मीटर से पराजित करते। देखिए, लाइन को समझते जाइए और अनुपात में बदलते जाइए। XY को पराजित किया, हरा दिया, Y Z को हरा दिया, और X जो है वो Z को 1000 मीटर की रेस में कितने मीटर से हराएगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब सीधा सीधा यदि समझें
तो x अनुपात y और y अनुपात z हमें दिया है और हमको x अनुपात z पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर सी बात है। देखिए एक्स वाई को 2000 मीटर की रेस में 200 मीटर से पराजित करता है। मतलब यदि एक्स दौड़ा 2000 मीटर और वाई हार गया 200 मीटर से, मतलब वाई कितना दौड़ पाया? सिर्फ 1800 मीटर। क्लियर सी बात है। शून्य कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा 20 अनुपात 18, और इसको भी यदि और थोड़ा हम भाग दे देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 दहाम 20 हो गया और 2 निया 18 हो गया। क्लियर हो गई बात। ऐसा ही y अनुपात z को देखते हैं। y और z में रेस लगी 2500 मीटर की। 2500 मीटर की रेस में y ने z को 100 मीटर से पराजित किया, यानी ये 2400 मीटर ही दौड़ पाया। तो ये मिल गया हमको 25 अनुपात 24 मिल गया। क्लियर हो गई बात। और हमें बताना है x अनुपात z का मान, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को मिला लिया जाए। ठीक है, ये है 10 अनुपात 9 और दूसरा वाला जो है वो है 25 अनुपात 24। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हम रिपीट कर लेते हैं 9 को, यहाँ हम रिपीट कर लेते हैं 25 को। ये हो गया कितना? ये x है अनुपात y है अनुपात z है। यहाँ पर हो गया 250। ठीक बात। यहाँ पर हो गया 225 और यहाँ पे 9 चौक 36, 6 हो गया, 3 9 दूनी 18 और 3 21 हो गया 216। ठीक बात। तो ये x अनुपात y अनुपात z हमको पता चल गया। हमें x अनुपात z बताना है तो सिर्फ x और z के मान को अलग अलग हम लिख लेते हैं। x और z का मान, x के लिए अनुपात का मान है 250, z का है 216। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान देंगे कि x और z के बीच 1000 मीटर की रेस है, तो 1000 मीटर होना चाहिए। जैसे यहाँ 2000 मीटर और दूसरे वाले अनुपात में 2500 मीटर था, ये तो केवल 250 हो रहा है। तो 250 को हमको बनाना पड़ेगा 1000। इसके लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 4 का। तो दूसरे अनुपात में भी हम समान रूप से बढ़ाएंगे भाई, तुलना तो बराबर बराबर मात्रा में ही होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 1000। क्लियर है। और ये हो गया आपका 4 छक्के 24 का 4 हो गया, 4 एकम 4 2 6 हो गया और 4 दूनी 8, तो 1864। तो कितने मीटर से पराजित करेगा? अंतर ले लीजिए, 10 में से 4 गया आपका हो जाएगा कितना? 6। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, बचेगा 9, 9 में से 6 गया आपके पास बचेगा 3। ठीक, और उसके बाद फिर आपके पास 9 में से 8 बचेगा बोला 1, यानी 136 मीटर से पराजित करेगा। तो इस प्रकार से आप अनुपात का उपयोग करके इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बेस पे ही बना है। लेकिन कहीं से भी प्रश्न को पढ़ के तुरंत ये नहीं लगेगा कि अनुपात शब्द का कहीं उपयोग भी नहीं किया गया है, न चिन्ह का उपयोग किया गया। तो अनुपात से बनने वाला प्रश्न है, ऐसा देखने पर एकाएक नहीं आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि तुलना हो रही है तो आसानी से इसको अनुपात से हम हल कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। अब देखिए, पहली संख्या का दूसरे के साथ अनुपात, दूसरी संख्या का तीसरे के साथ अनुपात 3:2 है, ये दिया है। तो वर्गों का योग, इस लाइन को उपयोग करने के लिए 3 संख्या चाहिए, और वो 3 संख्या अनुपात के रूप में दिया है, और वो भी 3 अलग अलग अनुपात नहीं दिए हैं, बल्कि उनको 2-2 संख्या के अनुपात के रूप में दे दिया है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि संख्या जो है वो A, B और C है, वो 3 संख्या। तो पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ अनुपात 3:2 है, ये अपने को दिया हुआ है। 3:2 ये हुआ, 3:2 ये हो गया। क्लियर है। यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया आपका 3 को रिपीट कर दिया, 3 तिया 9 हो गया, 2 तिया 6 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। पहला काम तो अपन ने ये कर लिया कि भाई तीनों संख्याओं का आपस में क्या अनुपात है वो पता कर लिए। अब इनको संख्याओं को मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? 9x, दूसरे वाले को 6x, तीसरे वाले को 4x, और फिर इनके वर्गों का योग हमको दिया हुआ है, तो वर्ग करते जाते हैं और योग करते जाते हैं।
वर्गों का योग बराबर 532। 9 का वर्ग हो गया 81, 6 का वर्ग हो गया 36, 4 का वर्ग हो गया 16, सबके साथ एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, बराबर आपका हो गया 532 हो गया। ये हो गया आपका 6 और 6 12 और 1 13, 3 हो गया। 8 1 9 3 12 और 1 कितना हो गया आपका 13। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 532 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 532 को आपको भाग देना होगा किससे, 133 से। ठीक है, तो भाग दे देते हैं, तो 4 तिया 12, 2 1 4 तिया 12 और 1 13, 1 4 एकम 4 1 5, 4 बार में जा रहा है एग्जैक्ट। एक्स स्क्वायर बराबर 4 यानी एक्स बराबर आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या हमने मानी थी 6x, 6 दूनी 12। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी 6x, तो उत्तर हो गया 6 गुणे 2 और 6 गुणे 2 कितना है 12। पहली संख्या पूछता तो 9 से गुणा कर देते, 9 से गुणा कर देते। तीसरी संख्या पूछता तो 4 से गुणा हम कर देते। क्लियर हो गई बात। इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 52 अधिक है। पहले तो सीधा सीधा 3 अनुपात दिया, तो पहले तो संख्या ही मान ली जाए, 3x 4x और 5x। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। आगे देखें, पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहला है 3x, तीसरी संख्या है 5x, इसका जो योग होगा वो दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या है 4x, इससे कितना अधिक है, 52 अधिक है, तो +52। ठीक है, 5 और 3 8x हो गया, और 4x हमने ट्रांसफर यदि इधर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार इधर बच गया। कुल मिला के 4x बराबर 52, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 13। x बराबर कितना हो गया 13 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई जो अनुपात में जिसके साथ बड़ी संख्या गुणा होगी, 3 4 और 5, तो बड़ी संख्या 5 इसमें गुणा होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी 13 पंचे 65, 13 × 5 65। बड़ी संख्या की सभी के लिए x तो बराबर है, जिसमें बड़ी संख्या का गुणा होगा तो वो संख्या बड़ी रहेगी, छोटी संख्या का गुणा होगा छोटी होगी, तो उत्तर हो जाएगा 65। ठीक है, देखिए एक राशि a, b और c को 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया। a का हिस्सा बता दिया है, हमको कुल राशि बतानी है। देखिए कुल राशि यानी कुल हिस्सा, कुल हिस्सा मतलब 9 5 और 2, तो कुल मिला के 9 5 14 2 16 कुल हिस्से हैं, 16 कुल हिस्से। ठीक ठीक, और ए का हिस्सा दिया है, ए का हिस्सा इसमें केवल 2 हिस्सा है, यानी 2 हिस्से की वैल्यू कितनी दी हुई है 2500 रुपये, और निकालने कितने हिस्से की वैल्यू है 16 हिस्से की। तो भाई इसमें गुणा कर दीजिए कितने का 8 का, तो इधर भी गुणा हो जाएगा कितने का 8 का। ठीक है, तो ये हो गया 16 हिस्से यहाँ पर, और ये हो गया 25 8 200, और उसमें और 2 शून्य लगा दिए यानी 20,000। तो कुल राशि क्या हो गई आपकी 20,000 रुपये हो गई। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ठीक, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, जो कीमत है, ठीक है, जो रुपए दिए गए हैं वो आपके क्या दिए गए हैं 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, ये मूल्य हो गया। अब कीमत का अनुपात क्या दिया हुआ है, जो कीमत है, कीमत का अनुपात आपको जो दिया हुआ है वो दिया है 30:11:7 है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी यहाँ पे जो मूल्य दिया हुआ है, जो हमको रुपए दिए हुए हैं, जो यूनिट यहाँ पे दिया है, इकाई दी हुई है, वो अलग अलग है। ये दोनों पैसे में है और ये रुपए में है, और जो कुल है वो 480 सिक्के हैं, ये भी बताया है। कुल सिक्के 480 हैं ऐसा बताया गया है, और हमें निकालने कितने
50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है, ठीक बात है। पहले इनको हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो देखिए 1 रुपए के 30 सिक्के, देखिए कुल सिक्के 480 हैं, तो अब देखिए 1 रुपए के 30 सिक्के हैं ऐसा हम मान लेते हैं, तो ये 30 है यहाँ तो ठीक है, लेकिन देखिए 50 पैसे के 11, ठीक है, यानी 50 पैसे के अनुपात में बदल कर ये क्या हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि डेफिनेटली सिक्कों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 22 होगी। ये रुपए में आएगा, क्योंकि देखिए जो अनुपात निकाला गया होगा वो रुपए पैसे पैसे अलग अलग इकाइयों में नहीं, बल्कि ये निकाला गया होगा पूरे एक ही समान इकाई के रूप में इनके अनुपातों को निकाला गया है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 22 लिख सकते हैं, ठीक है। 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे तो 11 रुपए के रूप में बदलेंगे, इसको हम रुपए के रूप में मानते हुए चल रहे हैं। और वैसे ही 25 पैसे जो हैं, तो 25 पैसे की संख्या पे यदि हम बात कर लेते हैं तो 7 चौक 28, इसके जरूर 28 सिक्के रहे होंगे तब ये 7 रुपए में बदलेगा। ये 22 सिक्के होंगे तब ये 11 रुपए में बदलेगा। और ये 30 सिक्के, क्योंकि देखिए कीमत का अनुपात बोल रहा है, कीमत का अनुपात यानी कीमत है ये टोटल सिक्कों की संख्या के अनुसार ये कीमत है, ये 30, 11 और 7। तो हमें भी यदि ये रुपए है तो हमें इस प्रकार सोचना है कि भाई ये 11 रुपए हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, जो 11 रुपए बनेंगे, तो भाई 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे तब 11 रुपए बनेगा, तभी ये रुपए की कीमत की तुलना करने के लायक बनेगा। वैसे ही 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे तभी तो 7 रुपए बनेगा। तो ये 30 अनुपात 22 अनुपात 28, ये हमने अनुपातिक वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, सिक्कों की संख्या के लिए। ये सिक्कों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। ऐसा होगा तभी जाकर के अनुपात और रुपए और पैसे में इस प्रकार का अनुपातिक मान संभव है। अब यहाँ से देखिए कुल सिक्के 480 हैं, तो इनको जोड़ देते हैं x लेते हुए, तो 30x प्लस 22x और प्लस आपका 28x करके जोड़ के ये हो गया आपके 480, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमको ये वाली क्वांटिटी पता करनी है। तो ये हो गया आपका, देखिए 30, 20, 50, 20, 70 और 10 यानी 80x बराबर कितना हो गया, 480 हो गया। ये शून्य से शून्य कट गया, x बराबर 8 छक्के 48 यानी 6 हो गया, x बराबर 6 हो गया। क्या माना था हमने, 22x हमने माना था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22x, तो 22x बराबर कितना हो गया, 22 गुणित 6 यानी हो गया 132 सिक्के, ठीक है। तो ये हो गया सिक्कों की संख्या 132। तो इस प्रकार से हम पैसे रुपए वाला सिक्कों की संख्या वाला जो प्रश्न होगा उसको आसानी से बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है अनुपात का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखिए ACF में जो क्वेश्चन पूछा था वो हम एक डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल आसान और अच्छा प्रश्न पूछा गया था। 3 संख्या का योग 123 है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 दिया है, दूसरी तीसरी का 5:8 दिया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। मान लेता हूं संख्या A, B और C है, ठीक है, मान लिया। तो अनुपात पहले दूसरे में 3:2 दिया है, दूसरे तीसरे में 5 और 8 दिया हुआ है। रिपीट करते हैं, 2 रिपीट हो गया, रिपीट करते हैं 5 रिपीट हो गया, 3 पंचे 15 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो ये A, B और C ने तीनों संख्याओं में हमको अनुपात पता चल गया, 3:2, 5:8, 2 को रिपीट किए, 5 को रिपीट कर दिए। अब इनको x के साथ ले लेते हैं, तो 15x, 10x और 16x, इनका योग कितना होगा, 123। देखिए 10 और 15 25 हो गए, 25 और 16, तो 25, 10, 35 और 6 कितना हो गया, 41, x बराबर हो गया 123। और x बराबर 123 को 41 से भाग देंगे तो ये कुल मिलाकर 3 बार जाएगा, x बराबर 3। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सीधी सी बात है जो सबसे बड़ा अनुपात होगा, सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 16, तो इसमें गुणा कर दीजिए कितने की, 16 की, तो मतलब क्या हो जाएगा उत्तर 48। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका C, ठीक है। दूसरी संख्या पूछता तो 10 से गुणा करते 30 हो जाता, और पहली संख्या पूछता तो 15 से गुणा करते 45 हो जाता। सबसे बड़ी शब्द का उपयोग किया है इसलिए बड़ी संख्या वाला लिए 48। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से रेशियो अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपसे रेशियो के सारे प्रश्न जो है वो बेहतर तरीके से बन जाएंगे।
ठीक है, मैंने ये प्रयास किया कि सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में जिस पैटर्न के क्वेश्चन को पूछा गया है, जिन प्रश्नों को पूछा गया है, उनको आपको ट्रिक के साथ, शॉर्ट मेथड के साथ में, बेसिक कंसेप्ट का उपयोग करते हुए आपको बता दूं। अनुपात में प्रश्नों की प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो पढ़ते रहिए पढ़ंतुओं और प्रैक्टिस करते रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप द पढ़ंतु क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उनका लिंक भी, यूट्यूब लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से अनुपात समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।